हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, हम लोग जानेंगे अब युग्मक को इनसे अंडाणु निकलने की क्रिया और मेल से शुक्राणु निकलने की क्रिया जो है, इसी को हम क्या कहते हैं? युग्मक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? युग्मक युग्मक जनन क्रिया कहते हैं। ठीक है। अर्थात युग्मक जनन की क्रिया भी दो तरह की होगी। एक क्या होगा आपका? एक में नर युग्मक बनेगा और दूसरे में कौन सा बनेगा? मादा युग्मक बनेगा। यानी कि गैमेट्स बनेंगे, लेकिन दोनों में अलग अलग। एक तो आपका मेल वाला गैमेट होगा और एक क्या होगा? एक फीमेल गैमेट्स होंगे। दोनों में गैमेट आपका क्या होगा? एक मेल और एक फीमेल होगा। अब क्या होगा कि नर युग्मक जो होगा आपका स्पर्म होगा और फीमेल के अंदर क्या होगा आपका? एग्स होंगे। क्लियर है? इन दोनों की अवस्था जो होगी वह अगुणित अवस्था होगी। कैसी अवस्था होगी? अगुणित अवस्था होगी। और अगुणित अवस्था होने का मतलब है कि इनके पास एन और एन आपके फॉर्म में रहेंगे, कुल सूत्रों की संख्या। अर्थात क्या होंगे? यह अगुणित के रूप में रहेगा। अब क्या होगा कि यह अगुणित अवस्था ही जब दोनों आपस में मिलेंगे तो युग्मकों का संलयन होगा और संलयन होने के बाद क्या बनाएगा? संलयन होने के बाद आपका क्या तैयार कर लेगा? क्या तैयार करेगा? यह युग्मनज तैयार करेगा। यह जो स्पर्म और एग निकलने का जो टाइमिंग है आपका, एग जो बनना शुरू हो जाता है, मैं आपका क्या कहते हैं, रिसेंट डाटा दे रहा हूँ। रिसेंट डाटा के अकॉर्डिंग ये फीमेल के अंदर 9 से 11 वर्ष की उम्र में ये क्या हो जाते हैं कि ये आपके एग से निकलने शुरू हो जाते हैं। और स्पर्म के अंदर की बात की जाए तो ये लगभग 11 से 13 वर्ष में निकलना प्रारंभ होता है। क्लियर है? तो ये इनकी आयु है जिस आयु में क्या बनना शुरू होता है, अर्थात एग्स निकलना शुरू होता है और स्पर्म निकलना शुरू होता है। यानी सीधे शब्दों में क्या है कि यानी कि कोई भी मदा है या कोई भी लड़की है तो वह लड़की जो है आपका 9 से 11 वर्ष में वह मां बनने योग्य हो जाती है। और एक लड़के की बात की जाए तो लड़के के अंदर जो शुक्राणु रिलीज होता है वह टाइमिंग क्या होता है आपका? 11 से 13 वर्ष। इस अवस्था में इनके अंदर शुक्राणु रिलीज होते हैं और शुक्राणु रिलीज होने के बाद आपका क्या होते हैं? ये भी पिता बनने योग्य हो जाता है। तो इस तरह से कहा जाए तो ओवरऑल क्या हो गया? ये युग्मक जनन हमारे हो जाते हैं। क्लियर है? अब इन दोनों युग्मक जनन को थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि किस रूप में आपका युग्मक जनन की क्रिया होती है। पहले शुक्राणुओं के बारे में जानेंगे, अर्थात कि शुक्राणु जनन यानी कि शुक्र जनन की क्रिया। हमने आपको स्ट्रक्चर में बता दिया था कि इसमें रोल जो होता है आपका, मेन रोल किसका होता है? आपका वृषण का होता है। जहां पे आपका क्या होता है? शुक्राणु तैयार भी होते हैं और तैयार होने के साथ साथ उनका पोषण भी आपको प्राप्त होने का कार्य जो होता है वही पर होता है। ये तो हमने पहले भी जान लिया था इसके बारे में। लेकिन बात ये आती है कि शुक्राणु जनन के अंदर ये क्रिया होती कैसे है। तो शुक्राणु जनन के अंदर जो कोशिकाएं होती है वह दो तरह की कोशिकाएं इनके अंदर तैयार होती है। और दो तरह की कोशिकाओं में आपका क्या होता है? एक तो होता है आपका क्या? शुक्राणु जनन की कोशिका यानी शुक्र कोशिका जो है आपका, एक शुक्र कोशिका को हम लोग ए के नाम से जानते हैं। ठीक है। और दूसरी शुक्र कोशिका जो होती है, जो दूसरी शुक्र कोशिका होती है वह क्या कहलाती है? बी कहलाती है। यानी शुक्र कोशिका टोटल कितनी मिलेंगी हमें? दो प्रकार की शुक्र कोशिकाएं मिलेंगी। और एक शुक्राणु को एक शुक्र कोशिका को क्या बोलेंगे? ए बोलेंगे और दूसरे को क्या बोलेंगे? बी। यह शुक्र कोशिका जो बी है यही आगे चल के शुक्राणु का रूप धारण करेगा। किसके रूप में बनेगा? ये शुक्राणु बनेगा। और ये शुक्राणु जो ए वाली कोशिका है यह इस शुक्राणु को क्या करेगी? पोषण देने का काम करेगा। किसका काम करेगा? शुक्राणु का पोषण देने का काम करेगा। आप सीधे शब्दों में कहे कि इनसे निकलने वाला जो शुक्राणु होगा एक छोटे कीड़े के समान होगा। ठीक है। और वह शुक्राणु जो होगा उनके भी आपके 4 पार्ट होंगे। ठीक है। क्लियर है? इनके भी लगभग कितने पार्ट होंगे? आपको 4 पार्ट होंगे। तो 4 पार्ट में क्या होगा कि पहला पार्ट जो होगा इनका सिर वाला पार्ट होगा।
पहला पार्ट क्या होगा, शीर होगा। दूसरा पार्ट क्या होगा इसका, ग्रीवा होगा। ठीक है, ये इनका मध्य भाग होगा। और ये लास्ट वाला जो पार्ट है जो इसका पूंछ होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोग को। ये टोटल कितने भागों में बटे होंगे, 4 भागों में बटे होंगे। सबसे ऊपरी भाग सिर होगा, उसके बाद ग्रीवा होगा, उसके बाद मध्य भाग होगा, और लास्ट में क्या होगा, पूंछ होगा। ठीक है, अब क्या होगा कि इनके अंदर सभी का अलग अलग काम हो। जो सिर है इसमें मैंने एक डॉट दिया है, तो समझिए कि सिर जो होगा, सिर से क्या बनेगा, सिर के अंदर आपका केंद्रक मिलेगा। सिर के अंदर क्या मिलेगा, केंद्रक मिलेगा। जो इसका गर्दन वाला हिस्सा है, जो ग्रीवा है, उस ग्रीवा वाले भाग में क्या मिलेगा हमें, तो इस ग्रीवा वाले भाग में मिलेगा सेंट्रियोल। कौन कोशिका मिलेगी, सॉरी, कौन भाग मिलेगा आपका कोशिका का, सेंट्रियोल। और जो मध्य वाला भाग है, इस मध्य वाले भाग में हमें क्या प्राप्त होगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया। क्या मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया। और सबसे लास्ट वाला जो सबसे नीचे जो आपका पूंछ वाला हिस्सा है, तो पूंछ वाला हिस्सा क्या होगा हमारा, यह पूंछ वाला जो हिस्सा होगा हमारा होगा, वह क्या करेगा, इस पूरे भाग को गति देने का काम करेगा। अर्थात कि आगे बढ़ाने के लिए गति प्रदान करने का काम किसका होगा, पूंछ का होगा। तो ये हमारे ओवरऑल क्या बन जाएंगे, स्पर्म बनेंगे। क्या बनेंगे, स्पर्म, अर्थात कि शुक्राणु बनेंगे। क्लियर है आप लोग को यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या होता है कि शुक्र कोशिका जो आपका ये बनेगा, तो शुक्राणुजन कोशिका जो आपका होगा, ये शुक्राणुजन यहाँ पे पहले 2n के फॉर्म में रहेगा। इसके फॉर्म में रहेगा, 2n के फॉर्म में। ठीक है, 2n के फॉर्म में रहेगा। और इनके अंदर जब समसूत्री विभाजन होगा, तो कंफर्म है कि ये भी 2n होगा और ये भी 2n होगा। तो आपको याद है कि मैंने बताया था आपको कि समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन में क्या डिफरेंस है। समसूत्री विभाजन जनरली आप डिटेल में क्लास 11th में पढ़े होंगे, 9th में और 11th में। मेटाफेज, एनोफेज, टेलोफेज जितना भी होता है सब आपने पढ़ा होगा उसमें। ठीक है, यहाँ पे मैं ज्यादा डीप नहीं जा रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, अगर आपको देखना है तो क्लास 11th का टॉपिक ये देख सकते हैं, जो वीडियो में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं उसे। तो ये समसूत्री विभाजन है। समसूत्री विभाजन में क्या होता है कि एक जो कोशिका होगी वह अगर द्विगुणित अवस्था में है, तो एक से 2 नई कोशिका बनेगी, और दोनों के दोनों क्या होंगे, दोनों के दोनों आपके द्विगुणित ही रहेंगे। यह कंडीशन समसूत्री में होता है। वहीं पे दूसरे तरफ देखिएगा तो अर्धसूत्री विभाजन होता है। और अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है कि एक से जो बनेगा आपका, जो अगुणित दुगुणित रहेगा, उनसे बनेंगे कुल कितने, 4 बनेंगे नई कोशिकाएं। 4 नई कोशिकाएं बनेंगी, और चारों क्या होंगी, अगुणित होंगी। चारों क्या होंगी, अगुणित होंगी। यानी गुण सूत्र की संख्या क्या हो जाएगी, आधी होगी। यह कंडीशन किसमें होगा, अर्धसूत्री विभाजन में। तो पहले शुक्र जनन की क्या होता है आपका, समसूत्री विभाजन होता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, पहले विभाजन क्या होता है, समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि शुक्र कोशिका जो आपका बी है, यह क्या करता है कि यह करता है अर्धसूत्री विभाजन। कौन विभाजन करता है, यह करता है अर्धसूत्री विभाजन। और ये शुक्रजन कोशिका के आपके 4 नए क्या बन जाते हैं, कोशिकाएं बनते हैं, और चारों के चारों क्या हो जाते हैं, अगुणित अवस्था में रहते हैं। ठीक है, और ये कुछ कोशिका, जो शुक्र कोशिकाएं है, जो परिपक्व होकर इस शुक्र कोशिकाओं के चारों कोशिकाओं को पोषण देने में या अन्य कार्यों में इनकी क्या करते हैं, मदद करने का काम करते हैं। ठीक है, और जो यही आपकी दो आपका जो अगुणित अवस्था में जो समसूत्री विभाजन करता है, तो दो जो यह शुक्र कोशिकाएं बनती है, तो यह जो आपका अवस्था बनेगा वही गुण सूत्र का एक अलग पार्ट लेके चली जाती है। क्योंकि जानते हैं आप लोग कि किसी भी आपका मानव के शरीर में 23 जोड़ा क्रोमोसोम होता है। ध्यान से समझिएगा, 23 जोड़ा क्रोमोसोम होता है, जिनमें से 22 जोड़ा जो होता है वह कायिक क्रोमोसोम होता है, यानी कि कायिक गुण सूत्र होता है। और इनके अंदर जो एक जोड़ा जो क्रोमोसोम होता है, मतलब कि 2 जो क्रोमोसोम होते हैं, वह क्या होते हैं, वो हमारे होते हैं क्या, वो होते हैं जनन कोशिका। क्या होते हैं, जनन कोशिका का गुणसूत्र। क्लियर है।
अब क्या है कि इनके अंदर जो ये जनन कोशिका का गुणसूत्र होगा, इनके अंदर क्या होंगे, दो कैटेगरीज बनेंगे। इनके अंदर दो कैटेगरीज बनेंगे, एक बनेगा एक्स और दूसरा बनेगा वाई। अर्थात क्या, सीधे शब्दों में इसको लिखा जाए तो क्या लिख सकते हैं कि इनके अंदर गुणसूत्र मिलेंगे 44 प्लस एक्स वाई। मेल के अंदर क्या गुणसूत्र बनेगा, 44 प्लस एक्स वाई। मतलब क्या, 44 आपके कायिक मतलब पूरे शरीर का निर्माण करने वाला कोशिका है, और जो एक्स वाई है यह क्या हो गया, जनन कोशिका। तो क्लियर है आपको कि इनके अंदर शुक्राणु का जो बनेगा, उसके बाद इनके अंदर गुणसूत्र का स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, 44 प्लस एक्स वाई आपका स्ट्रक्चर बनके तैयार होगा। तो 44 ये और 2 ये, एक्स वाई को एक नहीं मानिएगा, अलग अलग मानिएगा, एक्स अलग वाई अलग। तो इन दोनों को मिला के 44 और प्लस 2 कितना हो जाएंगे, 46। 46 का मतलब कितना पेयर, 23 पेयर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। हमने आपको बता दिया कि इनके कौन कौन से आपके भाग होंगे और कहां से बनेगा, तो शुक्राणु कोशिका बी से यह तैयार होगा। क्लियर है। अब क्या होता है कि यह जब तैयार हो भी जाएगा तो इनके अंदर इनको कंट्रोल करने के लिए 3 प्रकार के हार्मोन्स का स्राव होता है। कितने प्रकार के हार्मोन्स का स्राव होता है, 3 प्रकार के। इनमें होता है आपका ICSH, एक होता है LH और एक होता है आपका FSH। 3 हार्मोन होते हैं और ये 3 हार्मोन क्या करते हैं, इन पूरी क्रियाओं को कंट्रोल करने का काम करते हैं। जो शरीर के अंदर मुख्य रूप से जो उत्तेजना होती है, ठीक है, मुख्य रूप से जो उत्तेजना होती है जिनके वजह से क्या होती है, आपका निषेचन की क्रिया में आपका भागीदारी होती है, जिनके कारण आपका शुक्राणु आपके सिक्रेशन के लिए बाहर निकलने में जो आपकी मेन भूमिका निभाता है उत्तेजना का, यह उत्तेजना किस हार्मोन की वजह से होता है, ICSH की वजह से होता है। और यह सर्टोली कोशिका के द्वारा निकलता है। कहां से निकलता है, लीडिंग सेल के माध्यम से ये ICSH निकलता है। और जो आपका LH और FSH बनता है, ये जनरली इसमें से LH होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है आपका, ठीक है। अब क्या होता है कि इसमें कभी कभी LH और FSH की मात्रा जो होती है ज्यादा निकलने लगती है, ठीक है। और ज्यादा निकलने की वजह से जब ज्यादा निकलेगा तो उस कंडीशन में प्रॉब्लम होगी। तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक और हार्मोन्स का स्राव होता है जिसका नाम है GnRH। क्या नाम है, GnRH। और ये जो हार्मोन है वो हाइपोथैलेमस से निकलता है। हमारे बॉडी के कहां से निकलता है, हाइपोथैलेमस से निकलता है। तो याद रखेंगे पूरे आपका यह आपका युग्मक जनन की क्रिया में और ये आगे बढ़ने तक अर्थात शुक्राणु को ले जाने तक 4 प्रकार के कुल हार्मोन्स कार्य करते हैं। और इन 4 हार्मोन्स में कौन कौन, ICSH मुख्य भूमिका निभाता है, जिनके कारण क्या होती है, उत्तेजना होती है। उसके बाद आपका LH और FSH हार्मोन इनमें मुख्य भूमिका निभाता है। इसके अलावा एक इसके अंदर क्या होते हैं, प्रोटीन का भी स्राव होता है। जो प्रोटीन है आपका ABP प्रोटीन, ठीक है, यानी बाइंडिंग प्रोटीन है ABP प्रोटीन। तो इन प्रोटीन का भी मुख्य भूमिका होता है, जिनके वजह से यह सेल आपका सॉरी ये जो माफ कीजिएगा ये जो हार्मोन है इनके सिक्रेशन जो होते हैं थोड़ा सा तेज होते हैं। तो ABP प्रोटीन भी इनके अंदर निकलते हैं। तो ये 5 चीजें हैं जिन्हें आपको क्या रखना है, याद रखना है, ताकि ये पूरी क्रिया में ये आपके ये 5 जो होंगे मुख्य भूमिका निभाएंगे। क्लियर है आप लोग को यहाँ तक। आशा है कि आपको युग्मक जनन आपका स्पर्म का क्लियर हो गया होगा कि स्पर्मोजेनेसिस अर्थात कि स्पर्म कैसे निकलेंगे, ठीक है। ये इसमें ज्यादा मैं डीप नहीं गया हूँ शुक्राणु चरण वाले में, क्योंकि इनकी सारी क्रियाएं हमने वृषण वाले में क्षेत्र में बता दिया कि किस तरह से बनेगा, कहाँ से आपका शुक्राणु निकलेगा, कैसे हार्मोन प्रोजेस्टेरोन आपका इसमें अपना लीड रोल करेगा, कैसे सर्टोली कोशिका हेल्प करेगी इसको। ये सारी बातें हमने वृषण में आपको बता दी है। इस वजह से हम क्या किए हैं, इसमें ज्यादा डीप नहीं गए हैं, मेन पॉइंट वो बताया जो आपके लिए डायरेक्ट आपको शुक्राणु को रिलीज करने में मदद करता है। क्लियर है यहाँ तक। अगर ये क्लियर है तो हमारा क्या हो जाएगा, नड युग्मक इस तरह से हमारा क्या होता है, क्लियर होता है, खत्म होता है। क्लियर है आपको। अगर क्लियर है तो अब हम लोग जानेंगे कि मदा आपका युग्मक का रिलीजेशन कैसे होता है। मदा युग्मक को हम कहते हैं कि आपका अंडोत्सर्ग यानी कि अंड जनन की क्रिया, जिस तरह से इसको कहते हैं शुक्र जनन, तो उसे क्या कहते हैं, अंड जनन की क्रिया कहते हैं। चलिए देखने की कोशिश करते हैं कि अंड जनन में क्रियाएं कैसे होती है।
देखिए अंड जनन की क्रिया की अगर बात करें तो अंड जनन की क्रिया जो होती है ज्यादा इनके अंदर इसमें मैटर नहीं होता, मेन जो होता है आपका शुक्र जनन में ज्यादा आपका प्रॉब्लम होती है। जनरली अंड जनन में इनकी ज्यादा समस्या नहीं होती है। ये अंडा सॉरी यह अंडाशय से आपका क्या होता है, अंडाशय से अंडाणु को रिलीज हो जाता है। अंडाशय से अंडाणु क्या होते हैं आपका रिलीज होते हैं, निकलते हैं। और अंडाणु जो निकलते हैं आपका यही 28 दिनों तक ये क्रिया चलती है, फिर उसके बाद रिपीटेशन हो जाता है। तो यही क्रिया इनके अंदर मेन याद रखना है कि कहाँ से रिलीज होते हैं, ये कहाँ से रिलीज होते हैं। तो अंडाशय से यह अंडाणु क्या होंगे, रिलीज होंगे या निकलेंगे। ठीक है, अंडाणु के इसके अंदर भी 3 स्टेजेज होगा। पहला अंडोत्सर्गी क्रिया होगी, फिर आपका क्या होगा मध्य का कंडीशन होगा जब परिपक्व अवस्था में आएगा, और आखिरी कंडीशन होगा जब निषेचन के लिए तैयार होगा। ठीक है, और ये तैयार कहाँ पे होगा, अंडाशय में तैयार होगा, और अंडाशय से तैयार होके कहाँ पहुंचेगा, डिंब वाहिनी में पहुंचेगा। ठीक है, डिंब वाहिनी में पहुंचेगा। डिंब वाहिनी में पहुंचने के पीछे रीजन भी है। जब ये अंडाशय से जब गेट के बाहर लेके जाते हैं ना, तो आपका डिंब वाहिनी में एक झालर की तरह निकला हुआ रहता है, जिसे सिलिया कहते हैं। अब वो झालर क्या करता है कि तुरंत इसको पकड़ता है, अंडाणु को पकड़ के ले आता है कहाँ पे, अपने पास में डिंब वाहिनी में। तो समझ सकते हैं कि मेन बात है अंडाशय में निकलना, उसके बाद डिंब वाहिनी में जाना, और वहां पे जाके से क्या करना, वेट करना। यही आपका मेन आपका इसके अंदर युग्मक जनन की क्रिया में होता है। क्लियर है, इनके अंदर भी सेम घटना होती है कि पहले कंडीशन में जब निकलेगा तो वह किस रूप में रहेगा, 2n के फॉर्म में रहेगा। यहाँ पे मैंने बताया आपको, यह पहले किस फॉर्म में रहेगा, 2n के फॉर्म में रहेगा। लेकिन इनके अंदर भी क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, और वह सभी क्या हो जाएंगे, अगुणित अवस्था में आ जाएंगे। किस अवस्था में आ जाएंगे, अगुणित अवस्था में आ जाएंगे।